नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पुनर्जागरण के पिछले वीडियो में हमने पुनर्जागरण की कंसेप्चुअल चीज़ों की बात की। पुनर्जागरण क्या होता है, कहाँ हुआ, इटली में क्यों हुआ, कारण क्या थे, विशेषताएं क्या हैं, महत्व क्या है, परिणाम क्या है और इतिहास पर इसका प्रभाव क्या पड़ा। सारी जो समझने वाली चीज़ें थी वो हमने पिछले वीडियो में बात की, जो कंसेप्ट समझना जरूरी है। आज थोड़ी फैक्चुअल चीज़ें देखते हैं कि पुनर्जागरण के काल में साहित्य, कला और विज्ञान के क्षेत्र में क्या क्या हुआ, क्या क्या मुख्य घटनाएं हुई। साहित्य में कौन कौन से साहित्यकार हुए, उनकी कौन कौन सी रचना है। कला के क्षेत्र में मूर्ति कला, चित्रकला, संगीत कला, स्थापत्य कला, उनमें कौन कौन से कलाकार हुए और उन्होंने क्या योगदान दिया। और विज्ञान के क्षेत्र में कौन कौन से मुख्य आविष्कार हुए और उसका पुनर्जागरण के क्षेत्र में क्या योगदान रहा। ये सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं, जो वन लाइनर सीधे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं फैक्चुअल इन चीज़ों से। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साहित्य। पुनर्जागरण काल में साहित्य क्या रहा, इसको समझने के लिए ये फैक्चुअल चीज़ें हैं तो थोड़ी सी हम डिवाइड कर लेते हैं। और डिवाइड कर लेते हैं साहित्य को तीन पार्ट में। एक है इटालियन साहित्य, दूसरा फ्रांसीसी, तीसरा अंग्रेजी, और इसके अलावा चौथा बचता है अन्य। इसमें एक दो साहित्यकार, कुछ अन्य हैं। मेन तीन पार्ट हैं, इटली का साहित्य, फ्रांस का साहित्य और अंग्रेजी साहित्य। क्योंकि पुनर्जागरण इटली से ही शुरू हुआ तो जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा जो कुछ भी हुआ वो इटली में हुआ। उसके बाद फ्रांस और ब्रिटेन या इंग्लैंड जहाँ था वहाँ भी इनमें जो जो योगदान हुए, साहित्यकारों ने जो जो रचनाएं की, वो सब हम ये देखने वाले हैं। इटालियन साहित्य, इसमें मुख्यतः जो है चार ऐसे साहित्यकार हैं जिनके नाम याद रखने जरूरी हैं। और वो कौन कौन है? वो हैं दांते नंबर एक, पेट्रार्क, फिर पेट्रार्क का ही शिष्य था बोकासियो, और चौथे हैं जो राजनीतिक कुछ उन्होंने रचनाएं की हैं, उनका नाम है मैकियावेली। तो इटली के साहित्य में, इटालियन साहित्य में चार प्रमुख लोग हैं, दांते, पेट्रार्क, बोकासियो और मैकियावेली। चारों की रचनाएं सीधे सीधे पूछी जा सकती है कि किसने क्या किया, कौन सी पुस्तक किसकी है या कौन सी रचना किस साहित्यकार की है, वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं दांते। दांते कहाँ के रहने वाले थे? फ्लोरेंस, इटली का ही शहर है फ्लोरेंस, वहाँ के रहने वाले थे। दांते की मुख्यतः तीन रचनाएं हैं। नंबर एक डिवाइन कॉमेडी, नंबर दो वीता नोवा, और नंबर तीन मोनार्किया। अगर क्वेश्चन एकदम सिंपल पूछा जाए तो यही पूछा जा सकता है, इनमें से कौन सी है, मैच द कॉलम में आ सकता है, या इधर साहित्यकार है उधर उसकी रचना है, ऐसे कहीं मैच करने में आ सकता है। तो बिल्कुल सिंपल ये होता है। कई बार होता है कि किसी रचना की जो भी या पुस्तक लिखी है उसकी विषय वस्तु के बारे में भी पूछा जाता है जब क्वेश्चन थोड़ा टफ होता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा हम इनके बारे में भी जान लेते हैं। डिवाइन कॉमेडी में क्या लिखा हुआ है, वीता नोवा में क्या है, मोनार्किया में क्या है, जिससे कि ये पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाए। सबसे पहले देखते हैं डिवाइन कॉमेडी। डिवाइन कॉमेडी, दो नाम है, डिवाइन और कॉमेडी। डिवाइन शब्द का मतलब दैवीय होता है। तो डिवाइन कॉमेडी में दांते ने रचना की, इसमें इन्होंने एक काल्पनिक जगत की कल्पना की, मतलब एक ऐसा जगत जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है पर इन्होंने कल्पना की, और उस कल्पना के आधार पर पूरी पुस्तक लिखी। कल्पना क्या की गई कि कोई व्यक्ति है जो पहले जाता है नरक में, उसके बाद उसके जो भी पाप हैं उनको उनसे मुक्ति पाता है, उसके बाद जाता है स्वर्ग में। मतलब दुख से शुरू होकर यात्रा सुख की तरफ जाती है। तो दुख से शुरू होकर अंत में सुख पहुंचता है, इसलिए इसको बोलते हैं कॉमेडी। दांते ने इसलिए कॉमेडी बोला। और डिवाइन मतलब इसका विषय वस्तु जो है आध्यात्मिक है, धार्मिक है, दैवीय है, कि मरने के बाद या कोई व्यक्ति स्वर्ग और नरक की अवधारणा क्या है, वहाँ कैसे रहता है, क्या सर्वाइव करता है, इसलिए इसको कहा गया डिवाइन कॉमेडी दांते ने। विषय वस्तु समझ में आ गई इसकी। दूसरा है वीता नोवा, दूसरी इनकी रचना है वीता नोवा। वीता नोवा के बारे में, वीता नोवा की विषय वस्तु क्या है वो देखते हैं। वीता नोवा असल में इसका शब्द का जो अर्थ है,
वीता नोवा प्रेम गीतों का संग्रह है। ये किसके ऊपर लिखा गया है? ये एक महिला जिसका नाम था बीट्रिस। बीट्रिस नाम की कोई महिला गिरजाघर में आई थी कभी। दांते ने उसको देखा तो उसके सौंदर्य के ऊपर वीता नोवा इस पुस्तक में इन्होंने प्रेम गीतों का एक संग्रह लिखा है। ये है वीता नोवा की विषय वस्तु। तीसरी वस्तु है मोनार्किया। तो नाम से समझ में आता है मोनार्किया मतलब राजतंत्र से कुछ रिलेटेड है। ये है भी पुराना जो रोमन साम्राज्य था, प्राचीन रोमन साम्राज्य, ये उसको सपोर्ट करते हुए लिखी गई पुस्तक है जिसमें रोमन साम्राज्य की अच्छी अच्छी बातों को बताया गया है। साथ ही आदर्श राज्य क्या होना चाहिए, राजतंत्र क्या होना चाहिए, राजा कैसा होना चाहिए, ऐसी कुछ चीज़ों के बारे में बताया गया है किसमें? मोनार्किया में। तो दांते की 3 मुख्य रचनाएं हुई, डिवाइन कॉमेडी, वीता नोवा और मोनार्किया। अब देखते हैं अगला है पेट्रार्क। हाँ, वीता नोवा का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है नया जीवन। ये इसलिए नाम दिया क्योंकि बीट्रिस इसको देखने के बाद दांते को लगा जैसे कुछ नया कुछ देख लिया इसका सौंदर्य देखने के बाद, और उसको उन्होंने अपने प्रेम गीतों का एक कलेक्शन बना के लिखा है इस पुस्तक में। इसको कहा गया वीता नोवा, इटालियन शब्द है। इसके बाद सेकंड आते हैं पेट्रार्क। पेट्रार्क की रचनाएं बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन उनकी चीज़ें कुछ खास है। जैसे दांते को पुनर्जागरण का, असल में पेट्रार्क से माना जाता है पुनर्जागरण की शुरुआत। क्यों? इन्हीं को कहा जाता है मानववाद या मानवतावाद का पिता। क्यों ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि दांते की जो रचना थी डिवाइन कॉमेडी, उसकी जो विषय वस्तु थी वो धार्मिक, आध्यात्मिक, उन चीज़ों पे आश्रित थी। और यही अध्यात्म या धर्म, यही तो मध्यकाल की पहचान था, रूढ़ियाँ वगैरह। तो कुछ इतिहासकारों का मानना है कि दांते पूरी तरह से मध्यकाल से मुक्त नहीं हो पाए। लेकिन पेट्रार्क की जो रचनाएं थी वो ज़्यादातर मानवीय चीज़ों को आधार बना के लिखी गई, इसलिए इसको मानववाद का पिता भी कहा जाता है। और पुनर्जागरण की शुरुआत पेट्रार्क से मानी जाती है, कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं। अच्छा, इनकी रचनाओं में क्या है? कुछ पत्रों का संग्रह है, और उन पत्रों के संग्रह को नाम दिया गया है फैमिलियर लेटर्स। फैमिलियर लेटर्स। अब ये फैमिलियर लेटर्स क्या है? पेट्रार्क दरअसल इनके समय से पहले के जो कुछ महान लेखक हुए, तो ये अपनी कल्पना में उन महान लेखकों के साथ पत्राचार करते थे, मतलब उनको लेटर्स लिखते थे और लिख के अपने पास ही रखते जाते थे। ये बस इमेजिन करते थे कि मैंने उन लेखकों को जो पहले ही इनके समय से बहुत पहले रह चुके हैं, अब नहीं है दुनिया में, तो ये कल्पना करके उनको लेटर लिखते थे और लेटर लिख लिख के अपने पास उसका संग्रह करते जाते थे। इनकी मृत्यु के बाद वो सारे लेटर प्रकाशित हुए इस नाम से, फैमिलियर लेटर्स। ये है पेट्रार्क की। इन्हीं का शिष्य हुआ बोकासियो। बोकासियो की कौन कौन सी रचना है वो देखते हैं। बोकासियो की सबसे इंपॉर्टेंट डेकामेरॉन। इनकी भी 2-3 पुस्तकें, डेकामेरॉन और जीनियोलॉजी ऑफ गॉड्स। ये हुआ बोकासियो, दोनों पुस्तकें हैं, डेकामेरॉन और जीनियोलॉजी ऑफ गॉड। इनकी विषय वस्तु क्या है? डेकामेरॉन में 100 कहानियां हैं और ये सभी कहानी हास्य रस पर हैं। इनका संग्रह है डेकामेरॉन में। इसमें इन्होंने तत्कालीन जो भी समाज था और जो हायर सोसाइटी के लोग थे उन सब पे व्यंग करते हुए कहानियाँ लिखी हैं डेकामेरॉन में। दूसरी है जीनियोलॉजी ऑफ गॉड। इसमें मानव के बारे में, मानव चरित्र के बारे में, ज्ञान के बारे में ऐसी कुछ चीज़ें इन्होंने इसमें लिखी हैं। डेकामेरॉन में साथ ही उस दौर में, कब 1346 से लेकर 53 के बीच में एक महामारी फैली हुई थी, प्लेग, जिसको ब्लैक डेथ भी कहा गया है।
ब्लैक डेथ या प्लेग, ब्यूबोनिक प्लेग, उसके बारे में भी डेकामेरॉन में चर्चा की गई है। ये कुछ खास फैक्ट्स हैं, वो हम देखते जा रहे हैं। और अब रह जाता है चौथा, मैकियावेली। मैकियावेली की एक ही रचना जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत कॉमन है, सब जानते हैं इसका नाम, वो है द प्रिंस। ये राजनीति पे लिखा गया एक ग्रंथ है जिसमें उन्होंने कुछ राजनीतिक सिद्धांतों के बारे में चर्चा की है, बताया है राजनीति में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। कई लोग इनको आधुनिक चाणक्य भी बोलते हैं, कई लोग इनको शैतान भी बोलते थे उस टाइम के जो इतिहासकार, क्योंकि इन्होंने कहा कि साध्य के लिए किसी भी तरह का साधन चुना जा सकता है। मतलब इनका कहना ये था, राजनीतिक सिद्धांत इनके ऐसे थे कि अगर कोई लक्ष्य बनाया है तो उसको पाने के लिए किसी भी तरह का रास्ता अपनाया जा सकता है, वो सही हो गलत हो ये डिपेंड नहीं करता। इस तरह के इनके कुछ विचार थे जिनको लेके बहुत लोगों ने इनकी आलोचना भी की कि इनका शैतानी दिमाग है, ऐसा है वैसा है कुछ करके। हमें याद ये रखना है कि इनकी मुख्य रचना है द प्रिंस, और ये राजनीति विज्ञान से जुड़ी हुई चीज़ है। इटालियन साहित्य कंप्लीट हुआ, फैक्चुअल चीज़ें। अब देखते हैं फ्रांसीसी, फ्रांस का साहित्य। फ्रांस के साहित्य में प्रमुख लोग कौन कौन हैं? रेवलास, मॉन्टेन और मार्सिग्लिया। फ्रांसीसी साहित्य में तीन प्रमुख लोग हैं, रेवलास, मॉन्टेन और मार्सिग्लिया। अब देखते हैं इनकी क्या क्या रचना है और क्या इन्होंने किया है, वो देखते हैं। सबसे पहले रेवलास, इन्होंने फ्रेंच भाषा में ही अपना सब लिखा। इस काल के जितने भी साहित्यकार हुए हैं पुनर्जागरण काल के, तो पूरे पुनर्जागरण की यही विशेषता है कि जो भी साहित्य लिखा गया वो स्थानीय भाषाओं में लिखा गया, देसी भाषाओं में लिखा गया। पहले पूरे यूरोप की एक भाषा थी, लिखने की जो भी भाषा थी वो लैटिन थी। जैसे भारत में एक टाइम पे साहित्य की जो भाषा थी वो संस्कृत होती थी, फिर धीरे धीरे देसी भाषाएं आने लगी, कोई हिंदी में लिखने लगा, कोई अवधी में लिखने लगा, कोई बंगाली में लिखने लगा। ऐसे ही यहाँ हुआ। यूरोप में अब लैटिन की बजाय जो जिस भाषा में बोलचाल की जो भाषा थी उसी में साहित्य लिखना शुरू हुआ। इटालियन लोग इटालियन भाषा में लिखने लगे, फ्रांस के लोग फ्रेंच में लिखने लगे, अंग्रेज थे वो अंग्रेजी में लिखने लगे, जर्मनी वाले जर्मन में। इस तरह की देसी भाषाओं का भी बोलबाला शुरू हुआ। तो यह पुनर्जागरण, पूरे पुनर्जागरण की यही विशेषता है। तो अब फ्रांस के साहित्य की बात कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, फ्रेंच भाषा में ही लिखे ज़्यादातर लोगों ने, रेवलास हो चाहे मॉन्टेन हो चाहे मार्सिग्लिया हो। ऐसे ही इटालियन अभी बात की थी, उन लोगों ने भी इटली की भाषा में लिखी। तो ये रेवलास। अब रेवलास ने क्या, इनकी पुस्तक जिसको कहा गया नया संदेश, पुस्तक का नाम फ्रेंच में अलग है पूरा, लेकिन उसको शॉर्ट में बाद में अनुवाद उसका कहा गया नया संदेश। किसकी पुस्तक? रेवलास की। ये भी धार्मिक कट्टरता के विरोधी थे, चर्च का हस्तक्षेप जो उसमें राजनीति में होता था उसका विरोध करते थे। साथ ही पुनर्जागरण की जो सभी साहित्यकारों की विशेषता है वो इनकी भी थी। आधुनिकता का समर्थन करना, मानववाद का समर्थन करना, ज्ञान का समर्थन करना, वो सब चीज़ें इनकी थी। इनकी जो साहित्य की कृतियां हैं उनका मूल मंत्र है इनके साहित्य का, वो है प्यास। इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, अनुवाद में बोल रहा हूँ प्यास। अभी कैसी प्यास? बौद्धिक, मतलब बुद्धि का विकास करने की प्यास, नैतिक रूप से अपना उत्थान करने की प्यास, अनुभव की प्यास, मानववाद की प्यास, ज्ञान की प्यास। ऐसे कुछ 4-5 चीजें हैं जो इनकी मुख्य विशेषता है इनकी रचनाओं की। अब दूसरे साहित्यकार पे आते हैं, वो है मॉन्टेन। मॉन्टेन के बारे में एक खास बात कही जाती है, इनको एक उपाधि दी गई है कि प्रथम आधुनिक व्यक्ति हैं ये, फर्स्ट मॉडर्न मैन। ये मॉन्टेन की उपाधि है, इनको कहा गया प्रथम आधुनिक व्यक्ति। सीधा साधा एक फैक्ट है, ठीक है। और इन्हीं के टाइम से माना जाता है निबंध लेखन का आरंभ। मॉन्टेन के बारे में 2 लाइन जो जाननी जरूरी है। इसके बाद आता है मार्सिग्लिया। मार्सिग्लिया ने क्या किया,
इनकी पुस्तक है डिफेंडर ऑफ पीस। ये सारे बस नाम याद रखने जरूरी है, कंसेप्ट हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अब केवल फैक्चुअल जो वन लाइनर जो भी चीज़ें बन सकती हैं, क्वेश्चन बन सकते हैं, वो मैं लिखता जा रहा हूँ। तो मार्सिग्लिया की पुस्तक है डिफेंडर ऑफ पीस। इस पुस्तक में क्या है, इसकी भी विषय वस्तु ये है कि पोप का जो राजनीतिक हस्तक्षेप था, शासन में पोप जो भी इंटरफेयर करता था उसका इन्होंने विरोध किया। तो पोप का राजनीतिक हस्तक्षेप, उसको इन्होंने गलत बताया कि ये गलत है। ठीक है, ये इस पुस्तक की विषय वस्तु है, मार्सिग्लिया की पुस्तक डिफेंडर ऑफ पीस। तो ये हुए फ्रांस के 3 मुख्य साहित्यकार, रेवलॉस, मोंटेन और मार्सिग्लिया। रेवलॉस का ही प्रथम आधुनिक व्यक्ति इनको कहा जाता है। अब फ्रांस के बाद आते हैं हम साहित्य में, अंग्रेजी साहित्य। इसमें भी मेनली साहित्य और साहित्यकारों के कुछ नाम याद रखने जरूरी है। अब अंग्रेजी साहित्य, इसमें कौन कौन प्रमुख हैं, 2-3 साहित्यकारों के नाम जान लेते हैं। सबसे पहले हैं जाफरे चौसर। जाफरे चौसर, इन्हीं को कहा जाता है अंग्रेजी साहित्य का पिता, या कई बार बोलते हैं अंग्रेजी कविता का पिता या अंग्रेजी काव्य का पिता, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। अंग्रेजी काव्य का पिता, अंग्रेजी साहित्य का पिता भी कहीं कहीं इनको कहा जाता है। ठीक है, कौन, जाफरे चौसर। इनकी मुख्य कृतियां, रचनाएं कौन कौन सी है, वो है कैंटरबरी टेल्स। कैंटरबरी टेल्स, अब इसकी विषय वस्तु क्या है, कैंटरबरी एक शहर का नाम है। तो इस पुस्तक में इन्होंने बताया है कि जो लोग, कुछ लोग कैंटरबरी की यात्रा पर गए हुए थे और उस यात्रा के दौरान उनके वास्तविक लोगों की जो वास्तविक बातें होती है, एक दूसरे के गुण दोष पता चलते हैं। टेल्स मतलब कहना, तो कैंटरबरी टेल्स, कैंटरबरी क्या कहती है, वो ये बता रहे हैं कि कैंटरबरी की यात्रा पर जो लोग गए थे उनकी कुछ एक वो वाक्य है कि उनकी कुछ वास्तविक जो गुण दोष थे उनका वर्णन किया इस पुस्तक में। कौन सी पुस्तक में, कैंटरबरी टेल्स में। अगला देखते हैं, दूसरे हैं टॉमस, या थॉमस भी लिखते हैं, टॉमस मूर, और इनकी पुस्तक है यूटोपिया। यूटोपिया में क्या कहा गया है, इसमें एक आदर्श राज्य, आदर्श मानव, सारी आदर्श बातों की कल्पना की गई है कि आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए, आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, मानव कैसा होना चाहिए, नैतिकता कैसी होनी चाहिए। यूटोपिया टॉमस मूर की पुस्तक है और ये इसकी विषय वस्तु है। ठीक है, अगला देखते हैं फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन कौन थे, ये एक निबंधकार है, बहुत सारे इन्होंने निबंध लिखे हैं। और इनके बाद आते हैं कौन, सबसे इंपॉर्टेंट जिनको बहुत सारे लोग जानते हैं, विलियम शेक्सपियर। इनके जो भी नाटक हैं, इनके ग्रंथ हैं, कविताएं हैं, उनके नाम याद रखने जरूरी है। कुछ 4-5 के नाम मैं लिख देता हूँ। विलियम शेक्सपियर, इनके कौन कौन सी हैं रचनाएं, जैसे ओथेलो, हेमलेट, मैकबेथ, मर्चेंट ऑफ वेनिस, किंग लियर, एक आध कुछ और भी होगी। ये इनकी कुछ खास रचनाएं, किसकी, विलियम शेक्सपियर की। हाँ, एक रह गई इंपॉर्टेंट, रोमियो जूलियट। ये इनकी कुछ खास रचनाएं, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार। ठीक है, तो भी ये कंप्लीट हुआ अंग्रेजी साहित्य। इसके बाद अन्य में कुछ 1-2 और हैं साहित्यकार, उनके नाम देख लेते हैं। अन्य में एक है सबसे इंपॉर्टेंट, इरेस्मस। इरेस्मस कहाँ के रहने वाले थे, हॉलैंड।
ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इनकी पुस्तक आई थी प्रेज ऑफ फॉली। प्रेज ऑफ फॉली मतलब मूर्खत्व की प्रशंसा, कि कोई मूर्ख आदमी है उसकी मूर्खता की प्रशंसा कर रहे हैं। पुस्तक का पूरा नाम है इन द प्रेज ऑफ फॉली। इन द प्रेज ऑफ फॉली मतलब मूर्खत्व की प्रशंसा। किन के मूर्खत्व की प्रशंसा में? ये व्यंग किया गया है किसमें? उस काल के जो भी धार्मिक पुराणपंथी लोग थे, उन सब की चर्च के महत्व देते थे, रूढ़िवादी लोग थे, तो उनकी क्या क्या विचारधाराएं थी, कैसे वे पोंगापंथी बातों को मानते थे, उन पर व्यंग करते हुए इन्होंने पुस्तक लिखी है। और ये पुस्तक दुनिया की पहली बेस्ट सेलर कही जाती है, सबसे ज़्यादा बिकने वाली। कौन सी? इन द प्रेज ऑफ फॉली, बेस्ट सेलर बुक थी ये, पहली बेस्ट सेलर बुक, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला क्वेश्चन भी। ठीक है, इसके अलावा एक और बस अन्य में वैसे अब कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी एक स्पेन के हैं और उनकी पुस्तक है, स्पेन के कौन है? सर्वेंटीज, केवल नाम याद रख लेना। इन्होंने भी कुछ इसमें लिखी है। इनकी पुस्तक का नाम है डॉन क्विजोट। ये इतनी कोई खास नहीं है, फिर भी बस लिख दिया। इसके बाद ये साहित्य हो जाता है कंप्लीट पुनर्जागरण काल का। कुछ खास खास चीज़ें कंप्लीट हुई, पढ़ने में अभी भी बहुत कुछ है। हमने पढ़ लिया इटली में क्या हुआ, फ्रांस के साहित्यकार प्रमुख कौन है, और इसके अलावा अंग्रेजी कौन कौन से प्रमुख साहित्यकार हैं। इनके अलावा एक दो ये देख लिए, हॉलैंड के एरेस्मस और स्पेन के सर्वेंटीज। अब अगली चीज पे आते हैं, कला। कला इस काल की कला मुख्यतः तीन टाइप की है, चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला। और ये मूर्तिकला और जो चित्रकला है, मूर्तिकला जो है वो स्थापत्य का एक हिस्सा है, फिर भी स्थापत्य, और फिर बचती है संगीत आदि। स्थापत्य और संगीत इनमें बहुत कम है पढ़ने को, छोटी मोटी एक दो चीज़ें हैं, ये कंसेप्चुअल चीज़ें हैं स्थापत्य और संगीत में। स्थापत्य में क्या हुआ, मध्यकाल में एक शैली थी, जो भी भवन बनाए जाते थे उसको बोलते थे गोथिक शैली। गोथिक शैली मध्यकाल वाली शैली, जिसमें भवन की जो छत होती थी वो ऐसे नुकीले बनाए जाते थे, छत इस टाइप की होती थी, चर्च भी इस तरह के बने होते थे उनका। बाद में क्या हुआ, इस शैली को जब पुनर्जागरण काल में जंगली शैली भी बोला गया कि ये बहुत ही आदिम शैली है। और अब जो गुंबद या अब जो भी भवन बनने लगे वो ऐसे गुंबदाकार बनने लगे, पहले जो ऐसे नुकीले थे वो अब गुंबदाकार होने लगे। साथ ही पहले एक सादा सिंपल से कुछ बनाए जाते थे, धार्मिक चीजें उसमें प्रधान होती थी। अब स्थापत्य कला में सौंदर्य भी आने लगा, रंग अलग अलग आने लगे, चटक रंगों का प्रयोग होने लगा। ये इस काल की स्थापत्य की प्रमुख विशेषता है। संगीत में क्या हुआ, पहले केवल धार्मिक संगीत होता था, धार्मिक विषयों पर या धार्मिक स्थानों पर ही। अब वो पाबंदियां हटने लगी, अब संगीत में भी वो मानवतावादी होने लगा, मानव को मुख्य मान के, विषय वस्तु मान के उसके लिए होने लगा। इसमें दो तीन ऐसे हैं जो नए वाद्य यंत्रों के आविष्कार हुए, जैसे एक वायलिन, इसी काल में वायलिन का उपयोग होने लगा था। ऐसे एक पियानो जैसा एक और यंत्र था, उसको बोलते हैं हार्पसिकॉर्ड। इसके बाद आते हैं चित्रकला और मूर्तिकला। चित्रकला से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, वो आप देखते हैं। चित्रकला में देखेंगे पहले चित्रकार कौन कौन से हुए, मूर्तिकला में भी कौन कौन से मूर्तिकार हुए और उन्होंने कौन कौन से खास मूर्तियां बनाई हैं। ऐसे चित्रकारों के चित्र के नाम पे क्वेश्चन आते हैं कि ये चित्र किस मूर्तिकार का, किस चित्रकार का है और उसकी क्या विषय वस्तु है, ऐसी चीजें पूछी जाती हैं। चलिए शुरू करते हैं चित्रकला से ही। चित्रकला में सबसे पहला नाम आता है जिएटो, इटली का है ये जिएटो, और इन्हीं को कहा जाता है चित्रकला का पिता या चित्रकला का जनक। पुनर्जागरण काल की चित्रकला का पिता या जनक कहा जाता है किसको, जिएटो को, 14वीं शताब्दी में। और इनकी चित्रों की विषय वस्तु क्या थी, मानव और प्रकृति, इन पर ये चित्र बनाने लगे। इससे पहले चित्र किस पे बनते थे, केवल धार्मिक विषय वस्तुओं पर। इसके बाद आते हैं अगला चित्रकार
अगला चित्रकार है लियोनार्डो, वही लियोनार्डो दा विंची। इनके दो मुख्य चित्र हैं, कौन कौन से? द लास्ट सपर और मोनालिसा। मोनालिसा सब जानते ही हैं। द लास्ट सपर में क्या है, इन्होंने इस चित्र में दिखाया है ईसा को खाना खाते हुए, अपना अंतिम भोजन करते हुए अपने अनुयायियों के साथ बैठे हुए हैं ईसा, और साथ में उनके अनुयायी बैठे हुए हैं, और ये लास्ट उनका भोजन है, इसके बाद उनको सूली पे चढ़ाया गया था। तो ये लास्ट सपर में इस चित्र को बनाया गया है। और मोनालिसा में एक महिला का चित्र है, एक रहस्यमयी मुस्कान है उसकी, लोग अलग अलग अंदाजा लगाते हैं, एक साधारण सा फेस है, पर उसकी स्माइल का किसी को रहस्य नहीं पता क्यों मुस्कुराई या क्या कुछ ऐसा। तो वो मोनालिसा और ये लास्ट सपर, ये लियोनार्डो विंची के दो खास चित्र हैं। लियोनार्डो के बाद अगला चित्रकार मैसेसियो। इनका कौन सा प्रमुख चित्र है? इनके चित्रों की पहले एक विशेषता थी, इनके चित्रों में पहली बार पर्सपेक्टिव का प्रयोग हुआ। पर्सपेक्टिव मतलब एक तरह से समझ सकते हैं 3D। पहले चित्रों में क्या होता था, सारे जैसे पता नहीं चलता था चित्र में, कोई वस्तु आगे रखी है पीछे रखी है, एक के पीछे कुछ और खड़ा हुआ है, कोई पेड़ पीछे है या इंसान पीछे है, ऐसा कुछ पता नहीं चलता था। मैसेसियो ने सबसे पहले पर्सपेक्टिव का प्रयोग किया। अब इनके चित्र ऐसे बनने लगे जैसे पिक्चर में भी हमें समझ में आने लगा कि ये कोई आगे है, ये इसके पीछे है या इसके पीछे है। 3D इमेज में इन्होंने चित्र बनाने शुरू की। उससे पहले ऐसे जनरल से बनते थे 2D, 2D पता नहीं चलता था कि कौन आगे है कौन पीछे है। सबसे पहले मैसेसियो ने ये 3D इमेज का या पर्सपेक्टिव का प्रयोग किया अपने चित्रों में। और इनके चित्रों का एक प्रमुख चित्र है जिसमें बताया गया है कि ईडन गार्डन से एक देवदूत है जो आदम और हब्बा मतलब एडम एंड ईव को वहाँ से निकाल रहा है, स्वर्ग से उनको नीचे भेज रहा है। वो इनका प्रसिद्ध चित्र है मैसेसियो का। और चित्रों की विशेषता पर्सपेक्टिव। अगला देखते हैं चित्रकार, अगला है माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो, इनकी चित्रों की विषय वस्तु ज़्यादातर धार्मिक थी। बाइबल के चित्र इन्होंने बनाए, चर्च की दीवारों पे, छत पे ज़्यादातर इन्होंने चित्र बनाए। इनके चित्रों में प्रमुख चित्र कौन सा है? एक लास्ट जजमेंट, ये इनका एक प्रमुख चित्र है जो सिस्टाइन चर्च की दीवार पर बनाया हुआ है। और चर्च की रोम का जो सिस्टाइन चर्च है उसकी छत पर बाइबल के चित्र और दीवार पर ये लास्ट जजमेंट, ये चित्र बनाया किसने? एंजेलो ने। इसके बाद एक नाम है राफेल। राफेल भी चित्रकार, ये राफेल और एंजेलो चित्रकार मूर्तिकार दोनों काम करते थे। राफेल का मुख्य चित्र है मैडोना का। मैडोना कौन? मरियम। तो उनकी गोद में जीसस क्राइस्ट को वो लिए हुए खड़ी हैं, तो ये राफेल ने बनाया मैडोना के चित्र। ठीक है, ये खास खास कुछ चित्रकार हुए। एक और चित्रकार हैं डच चित्रकार हैं और उनका नाम है फ्रांज हॉल्स। फ्रांज हॉल्स। और इनका प्रमुख चित्र क्या है? इनकी चित्रों की विशेषता क्या है? इन्होंने एक चित्र बनाया लाफिंग कैवलरी। इनकी चित्रों की एक प्रमुख विशेषता ये थी कि इनके चित्र जो बनाए हुए थे उनके चेहरों पे भाव नजर आते थे। एक बार देखने पे कोई अलग भाव लग रहा है, दूसरी बार देखने पे लगा कि कुछ दूसरा भाव आ गया जो चित्र है उसके मुंह पे या चेहरे पे, सॉरी। ये इनके चित्रों की प्रमुख विशेषता है। इनका एक प्रमुख चित्र है लाफिंग कैवलरी, मतलब सैनिकों की एक टुकड़ी है और लग रहा है कि वो पूरी टुकड़ी हंस रही है, हंसते हुए है। ये इनका प्रमुख चित्र है लाफिंग कैवलरी। चित्रकार कंप्लीट हुए। अब कुछ मूर्तिकार देख लेते हैं। खास मूर्तिकार तो दो हो ही गए थे इसमें, जो ये थे एंजेलो और दूसरा राफेल। कुछ और मूर्तिकार हैं जैसे गिबेर्ती, पूरा नाम है लॉरेंज गिबेर्ती। इन्होंने कहाँ चित्र बनाए?
तीन पहले चित्रकार के नाम लिख लेते हैं। लोने गिवेर्ती, डोनाटेल्लो और तीसरे हैं एंजेलो, माइकल एंजेलो, जिनकी हमने अभी बात ही की थी। कौन कौन से किसने क्या चित्र बनाए हैं? इन्होंने फ्लोरेंस का गिरजाघर है, चित्र नहीं मूर्तियों की बात हो रही है, फ्लोरेंस गिरजाघर, उसका दरवाजा बनाया इन्होंने और उस पर कुछ सुंदर मूर्तियां बनाई दरवाजा। दूसरा ये बच्चों की मूर्तियां बहुत ज्यादा बनाते थे, बच्चों की मूर्तियां बनाने के लिए प्रसिद्ध थे। और इनकी एक प्रसिद्ध मूर्ति कौन सी है? वेनिस में सेंट मार्क की मूर्ति वेनिस में। और इसमें खास बात क्या है, ये आदम कद प्रतिमा है, आदमी के कद जितना होता है उतनी बड़ी ये मूर्ति है, ये खास बात है। पहले मूर्तियां ऐसी नहीं बनती थी इससे पहले। डोनाटेल्लो। तीसरे आते हैं एंजेलो। एंजेलो की दो मुख्य मूर्तियां हैं, एक है पेता, ये 16 फीट की एक मूर्ति है, और दूसरी है डेविड की मूर्ति। ये एंजेलो की बनाई दो मूर्तियां हैं। पेता जो मूर्ति है 16 फीट की बनाई हुई मूर्ति, ये भी जो ये अभी चर्च की बात हो रही थी, सेंट पीटर, ये कहाँ रखी हुई है? सेंट पीटर चर्च, और उसके मुख्य द्वार पे ये मूर्ति लगाई गई है। कौन सी? पेता। तो मूर्तिकार कुछ खास हो गए, एक दो चीजें इनकी हो गई। इसके बाद बचा एक लास्ट, विज्ञान। विज्ञान में क्या क्या हुआ, क्या खोजें हुई, वो और देख लेते हैं। विज्ञान में कुछ खास नहीं है पढ़ने को, बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल चीज़ें हैं, थोड़ी सी एक दो उनके फैक्ट्स हैं। जैसे कुछ वैज्ञानिकों के नाम याद रखने हैं। कौन कौन से? कोपरनिकस के बाद केपलर के बाद गैलीलियो, और गैलीलियो के बाद न्यूटन के बाद, अब ये फिजिक्स वाले जो हैं कुछ हो गए, फिजिक्स और खगोल वाले। फिर है वेसिलियस, ये अलग है, वेसिलियस। फिर है विलियम हार्वे, और एक और हैं जिन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड की खोज की थी, हेलमोंट। कुछ बहुत ही सेलेक्टिव मैंने यहाँ लिखे हैं, अब उनकी खोज देख लेते हैं और उनके या ग्रंथ कौन से लिखे उन्होंने वो देख लेते हैं। कोपरनिकस से पहले क्या था, ये माना जाता था, टॉलमी ने एक सिद्धांत दिया था और वो उसको कहा जाता है जियोसेंट्रिक सिद्धांत। जियोसेंट्रिक का मतलब है कि धरती ब्रह्मांड के केंद्र में है और बाकी चीजें धरती के चारों तरफ घूम रही हैं। इवन सूर्य भी जो है वो धरती के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। टॉलमी ने ये बात कही, इसको कहा जाता था जियोसेंट्रिक सिद्धांत। लेकिन कोपरनिकस ने इस बात का खंडन किया। कोपरनिकस ने बताया कि धरती केंद्र में नहीं है, केंद्र में है सूर्य, और धरती सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, ये कोपरनिकस ने कहा। कोपरनिकस की पुस्तक थी दी रिवोल्यूशनिवस। ये किसकी पुस्तक थी? कोपरनिकस की। यहां लिख देता हूं दोबारा नाम। कोपरनिकस की पुस्तक थी द रिवोल्यूशनिवस। इसमें इन्होंने ये चीज बताई, असल में ये पुस्तक नहीं थी, ये इनकी लिखे हुए कुछ पेपर्स थे जिसमें इन्होंने अपनी पूरी जो रिसर्च थी वो लिखी थी, लेकिन इसको इन्होंने कभी प्रकाशित नहीं करवाया क्योंकि कोपरनिकस खुद बहुत ही धार्मिक टाइप के व्यक्ति थे, उनको डर लगता था। ये सिद्धांत जब चल रहा था तो चर्च का और पोप का इस सिद्धांत को समर्थन था, जियोसेंट्रिक को, और इसके अगेंस्ट बोलना लगता था कि धर्म के अगेंस्ट बोलना। तो कोपरनिकस ने कभी इसका खंडन ओपनली नहीं किया। ये अपनी सारी रिसर्च लिखते गए और इनकी जब मृत्यु करीब आ गई, इनको लगा अब मैं मरने वाला हूँ, तो इन्होंने अपने एक शिष्य को बुलाकर अपनी सारी रिसर्च उनको दे दी और इनकी मृत्यु के बाद इस नाम से, इस पुस्तक के नाम से उसका प्रकाशन हुआ।
उसको कोपरनिकस का सिद्धांत कहा गया, जिसमें ये बताया गया कि केंद्र में सूर्य है और धरती उसके चक्कर लगा रही है। इसके बाद आए केपलर। केपलर ने कोपरनिकस के सिद्धांत को गणितीय रूप से प्रमाणित किया और केपलर ने अपने कुछ नियम दिए, समझाया कि ग्रह कैसे गति करते हैं सूर्य के चारों ओर। साथ ही इन्होंने कोपरनिकस के सिद्धांत में करेक्शन भी किया। कोपरनिकस ने बताया कि ऐसे धरती वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाती है सूर्य के। केपलर ने बताया कि वृत्ताकार नहीं बल्कि दीर्घ वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाती है। दीर्घ वृत्ताकार, ये वृत्ताकार है और दीर्घ वृत्ताकार मतलब ऐसे ओवल से। ये एडिट किया केपलर ने। केपलर की पुस्तक थी कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री। ये हटा देता हूं। केपलर की पुस्तक है कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री मतलब खगोलीय रहस्य। इस पुस्तक में इन्होंने ये बात बताई। इनके बाद आए गैलीलियो। इन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया और साथ ही अपनी एक पुस्तक लिखी, उसका नाम था द मोशन, और इसमें इन्होंने अपने कुछ नियम दिए, समझाया कैसे चक्कर लगा रहे हैं ग्रह सूर्य के चारों ओर। साथ ही कुछ और सिद्धांत भी दिए, पेंडुलम कैसे काम करता है उसका सिद्धांत बताया, पेंडुलम का सिद्धांत। इनसे पहले, गैलीलियो से पहले, अरस्तु ने एक कंसेप्ट दिया था कि कोई भी वस्तु जब ऊपर से नीचे गिरती है तो डिपेंड करेगा कि उसका वजन, जिस वस्तु का वजन ज़्यादा है उसकी गति ज़्यादा होगी। ये कहा था अरस्तु ने, जिसका वजन ज़्यादा है उसकी गति ज़्यादा होगी, मतलब द्रव्यमान पर निर्भर करती है गति। गैलीलियो ने इस बात का खंडन किया। उन्होंने बताया कि वजन पर या मतलब भार पर डिपेंड नहीं करता है, ये उसकी दूरी पर डिपेंड करेगा। जो ज़्यादा ऊंचाई से गिरेगी उसकी गति ज़्यादा होगी। इनके बाद आए न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया, साथ ही गति के कुछ नियम दिए, वो न्यूटन की बात हुई। ये हेलमोंट, इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड गैस की खोज की। बेसिलियस जो थे, इन्होंने मानव शरीर की संरचना पे पुस्तक लिखी। बेसिलियस नीदरलैंड के रहने वाले थे। विलियम हार्वे अंग्रेज थे, ब्रिटेन के। इन्होंने रक्त परिसंचरण की खोज की, ब्लड सर्कुलेशन। इनसे पहले नहीं जानते थे कि ब्लड कैसे सर्कुलेट होता है। इन्होंने बताया हार्ट जो है ब्लड पंप करता है, फिर वो शुद्ध रक्त फिर अशुद्ध रक्त कैसे वापस आता है, कैसे बहता है आर्टरी और वेन्स में। विलियम हार्वे ने वो बताया। तो ये कुछ खास बहुत ही सिलेक्टिव साइंटिस्ट हुए, इनके बारे में बताया। तो इस वीडियो में हमने बात की, शुरू से देखें तो साहित्यकार कौन कौन से हुए। साहित्य इटालियन साहित्य, फ्रांसीसी साहित्य और ब्रिटिश मतलब इंग्लिश साहित्य। कुछ अन्य कौन कौन से मुख्य साहित्यकार हैं वो। फिर कला के बारे में बात की, चित्रकला, मूर्तिकला और कौन कौन से चित्रकार, मूर्तिकार। और लास्ट में कुछ वैज्ञानिकों की हमने बात की। इसके साथ ही पुनर्जागरण का कंसेप्चुअल जो पार्ट था वो हम पहले देख चुके हैं। फैक्चुअल पार्ट जो है ये आज हो जाता है कंप्लीट। इसके बाद अब देखने इसमें बाकी रह गया एक तो प्रबोधन, जिसको एनलाइटमेंट कहा जाता है, और फिर धर्म सुधार आगे शुरू होता है वर्ल्ड हिस्ट्री में। उससे पहले, धर्म सुधार पढ़ने से पहले हम एक बार देखेंगे कि क्रूसेड क्या था, धर्म युद्धों का इतिहास क्या था। जेरूसलम पर कब्जा करने के लिए 7-8 बार जो धर्म युद्ध हुए, उनके पीछे क्या पृष्ठभूमि थी और उन धर्म युद्धों में क्या हुआ। क्योंकि धर्म सुधार को समझने के लिए एक बार पहले बैकग्राउंड समझ लेना जरूरी है। तो अब ये जो अगला पार्ट है धर्म सुधार, और उससे पहले क्रूसेड का इतिहास, धर्म युद्धों का इतिहास, ये सब अब देखेंगे अगले वीडियो में।